हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिकास ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमिक जो चैप्टर है उसका फर्स्ट चैप्टर एम्प्लॉयमेंट करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि बहुत सारे जो डेटा बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें नंबर्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, उनको कैसे लर्न करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, देखो सीबीएसई ऐसे क्वेश्चंस आपको जनरली नहीं पूछते जिसमें इतने सारे डेट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक्स है, ये जो मेन आपके कुछ कीवर्ड्स है उनको आपको समझना जरूरी है। तो वहां पे हम मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो छोटे छोटे कीवर्ड्स है उनको यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो तीन वर्ड्स में बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन थी, तो उसको पहले हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि लेबर फोर्स क्या होता है, वर्क फोर्स क्या होता है। तो पहला चैप्टर में ही हमारा स्टार्ट होता है लेबर फोर्स। देखो लेबर फोर्स का मतलब होता है कि टोटल जितने भी लोग हैं हमारे पास काम करने वाले जो अवेलेबल है, चाहे वो काम कर रहे हैं चाहे वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो काम करने के लायक है, वो सारे क्या होते हैं, हमारे लेबर फोर्स होते हैं। अगर हम टोटल पॉपुलेशन के अंदर से जो हमारे 15 साल से छोटे बच्चे हैं और जो 60 ईयर से ऊपर लोग हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो वर्किंग पॉपुलेशन मानी जाती है वो 15 साल से लेकर 60 ईयर्स के लोग, तो उनसे छोटे और जो उनसे ऊपर है वो बेसिकली इन ईयर्स के लोगों के बीच में डिपेंडेंट होते हैं। तो टोटल पॉपुलेशन में से 15 साल से छोटे बच्चे और 60 साल से ऊपर के लोग को हम निकाल दे, जो से कहीं किस तरह से बीमार है, अनफिट है, जो काम नहीं कर सकते उनको भी माइनस कर दे, जो वास्तव में काम करना ही नहीं चाहते उनको भी माइनस कर दे। तो टोटल क्या होता है, हमारा लेबर फोर्स आया था। यानी कि 15 साल से लेकर 60 साल के लोग, कितने लोग काम करने के लायक है, काम करने के एबल है, काम करने की जिनमें विलिंग है, वो सारे हमारे क्या होते हैं, लेबर फोर्स के अंदर आते हैं। और इंडिया की यही एक बहुत अच्छी चीज है कि हमारे देश में जो यंग पॉपुलेशन है, यानी जो अर्निंग पॉपुलेशन है, वो ज्यादा है, जिसके कारण कहते हैं कि भारत जो है आगे आने वाले कुछ सालों में काफी आगे डेवलप बढ़ सकता है, सुपर पावर का आयत है। क्योंकि जिस इकोनॉमी के अंदर ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन होंगे, ज्यादा लोग जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वो जो देश होगा सीधी सी बात है आगे बढ़ेगा। घर के अंदर हम देखते हैं कि मान लो एक फैमिली है जहाँ पे छोटे बच्चे या ओल्ड एज के लोग ज्यादा है, यानी कि वो दूसरे फैमिलीज में डिपेंडेंट है, तो वहां पर क्या होता है कि जो लोगों की जो लाइफस्टाइल होती है कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। अदर देन वो शाहरुख खान ना हो कि भाई अकेला ही वो इतना कमा लेता है कि वो 10 20 50 लोगों को रख सकता है। तो हम बात इकोनॉमी में करते हैं नॉर्मल लोगों की, और एक फैमिली में मान लो कि जो 15 साल से ऊपर और 60 साल से कम लोग हैं, यानी कि ज्यादा लोग अर्निंग पर है, तो वहां पे क्या होगा कि लाइफस्टाइल ज्यादा इंप्रूव होती है। तो एक देश के भी कंटेस्ट में वही होता है कि जहां पे ज्यादा जो है लोग वर्किंग होंगे, लेबर होगा, तो वहां पर क्या होगा, देश भी आगे बढ़ेगा। द सेकंड है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का मतलब होता है रेशियो ऑफ लेबर फोर्स, यानी कि टोटल पॉपुलेशन का कितने परसेंट हमारे पास लेबर फोर्स है, यानी कि वर्किंग पॉपुलेशन है, काम वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में काम कर सकते हैं, भले वो काम उनको ना मिला हो, अब वो जॉबलेस है बट वो काम तो कर सकते हैं, तो हम उसको लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कहते हैं। इसी तरह से वर्क फोर्स में क्या होता है कि देखो लेबर फोर्स में टोटल इतने लोग हमारे पास काम के लिए अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास आपको पता है कि सभी लोगों को काम मिला हो ऐसा नहीं होता। तो वर्क फोर्स में वर्क से समझ ले जिसको काम मिला हुआ है, फिलहाल समझ है। तो क्या नंबर ऑफ पर्सन हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड एट पर्टिकुलर टाइम आर नोन एज वर्क फोर्स, कितने लोगों को उसमें से काम मिला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि 100 जो है हमारे पास लेबर फोर्स है, हमारे पास लेबर अवेलेबल है काम कराने के लिए 100 बंदे, बट उसमें से मात्र 80 लोगों को भी काम मिला हुआ है। तो वर्क फोर्स कितना हुआ, 80, जिनको एक्चुअल में काम मिला हुआ, जो किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, दैट इज अ वर्क फोर्स। अब वर्क फोर्स पॉपुलेशन रेशियो का मतलब भी यही हुआ कि टोटल कितने वर्क फोर्स हमारे पास, पॉपुलेशन कितने का ना, नंबर ऑफ वर्कर्स इन इंडिया डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया, यानी कि इंडिया के टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर देंगे हम वर्कर्स इन इंडिया से और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, परसेंटेज निकल जाएगा कितने परसेंट हमारे पास जो है वर्क पॉपुलेशन रेशियो। और ये जितना ज्यादा हाई होगा इसका मतलब है इतने ज्यादा लोग जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, यह इंडिकेट करता है कि देश में ज्यादा जो लोग है वो जॉब कर रहे हैं, तो उसका जो लाइफस्टाइल होगा, देश की जो स्टैंडर्ड होंगे वो भी क्या होगा, इंप्रूव होगा। तो यहाँ पे आपको लेबर समझ में आ गया, लेबर फोर्स समझ में आ गया, वर्क फोर्स समझ में आ गया, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन समझ में आ गया, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम जो मेन टॉपिक है चैप्टर ही जो बेस्ड है एम्प्लॉयमेंट पे। देखिए एम्प्लॉयमेंट क्या है, एक एक्टिविटी है, समझ आए, कि जिसमें कोई ना पर्सन कोई से ना किसी काम के अंदर कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, अपनी जिंदगी को चला रहा है। वो किसी भी तरह की एम्प्लॉयमेंट हो सकती है, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, चाहे वो वेज एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, बट यहाँ पे किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व है, जिसके थ्रू पैसा कमा रहा है, ये हम इसे एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो मैंने बताया यहाँ पे दो तरह की है, यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, दूसरा वेज एम्प्लॉयमेंट है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब आई होप को समझ में आ रहा है, जिसको हिंदी में स्वरोजगार बोलते हैं, जिसमें कि हर कोई अगर कोई पर्सन खुद अपने आप को जॉब दिया हुआ है, यानी कि मान लीजिए डॉक्टर है जिसने बहुत बड़ी पढ़ाई की है,
लेकिन वो किसी हॉस्पिटल में अपनी सर्विस जाके नहीं बेच रहा है, बल्कि वो खुद का अपना क्लिनिक चला लेता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया। आपके आसपास छोटे मोटे जो आपको शॉप दिखते हैं, किराने की दुकान दिखते हैं, टीचर जो अपने अकेडमी में पढ़ा रहा है, ये जो सीए है अपनी खुद की एक वर्क खोल के बैठा हुआ है, ये सारे क्या है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं, क्योंकि इसमें जो वर्कर्स होते हैं यूज कर हिज रिसोर्सेज टू मेक अ लिविंग, ठीक है, अपने रिसोर्स को खुद यूज करता है अपनी जिंदगी चलाने के लिए, जैसे शॉपकीपर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं, तो ये सारे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के एग्जाम्पल। दूसरा मैंने बताया वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि इसमें जो है हम अपनी सर्विसेज को दूसरों को बेचते हैं, कह रहा ना कि अरे इन विच वर्कर सेल हिज लेबर एंड अर्न वेजेस, कि हम अपने सर्विस किसी के पास जाते हैं, उसके वहां पे 8 घंटे काम करते हैं, 9 घंटे काम करते हैं, उसके बदले आपको वेजेस दिया जाता है, तो ये वेज एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। तो वेज एम्प्लॉयमेंट में भी दो तरह के होते हैं, एक होता है रेगुलर वर्कर, एक होता है कैजुअल वर्कर। तो नाम से रेगुलरली समझ में आ रहा है आपको कि रेगुलर वर्कर्स कौन होते हैं, जिनको बेसिकली जो वेजेस मिलता है वो रेगुलर बेसिस पे मिलता है, ठीक है, उनको रेगुलरली सैलरी मिलती है, उनकी जॉब परमानेंट होती है, उनके वर्किंग आवर्स फिक्स होते हैं, इनको कई तरह की सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होते हैं, इनको जॉब हटाने से पहले इनको नोटिस दिया जाता है, तो ये सारे क्या हो गए, रेगुलर वर्कर्स होते हैं। कैजुअल वर्कर्स बेसिकली क्या होते हैं कि जो कैजुअली उनको मिलता है, रेगुलर बेसिस पे नहीं है, परमानेंट बेसिस पे नहीं है, काम कब आ गया तो उनको काम मिल गया, नहीं तो उनको काम जरूरत है कि हर महीने परमानेंट उनको काम करना ही होगा 8 घंटे और उनको प्रॉपर सैलरी मिलेगी, ऐसा नहीं होता। ये सारे क्या होते हैं, कैजुअल वर्कर, टेम्पररी इनको रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद आई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जॉबलेस ग्रोथ। सबसे पहले इसको मार्क कर लो, क्योंकि आजकल इंडिया में जो ये वर्ड है काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है कि जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या है। देखिए जॉबलेस ग्रोथ का यहाँ पे मतलब क्या है कि किसी भी देश की इकोनॉमी की जो जीडीपी है, जीडीपी पता हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि एक इकोनॉमी के अंदर जो भी गुड्स और सर्विसेज बन रहे हैं उनके जो फाइनल जो वैल्यू होती है उसको हम जीडीपी कहते हैं। यानी किसी इकोनॉमी की जीडीपी तो बढ़ रही है पर उस प्रोपोर्शन में एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा, यानी कि इकोनॉमी तो डेवलप हो रही है बट जो एम्प्लॉयमेंट जितना प्रोपोर्शन बढ़ना चाहिए, जिस हिसाब से जीडीपी बढ़ रही है उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट ना बढ़ने को जॉबलेस ग्रोथ बोला गया है। यानी कि ग्रोथ हो रही है पर जॉब में ग्रोथ नहीं हो रही। बात समझ में आए? तो हमारी इकोनॉमी में इस तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीजें आपने ऑटोमेटेड हो गया है। टेक्नोलॉजी की हेल्प से बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जहां पे 10-10 वर्कर, 15-15 वर्कर की जरूरत है, अब बिना उनसे हम काम को कर सकते हैं, इजी हो गया बहुत सारी चीजें जो है। तो इकोनॉमी में जीडीपी जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इकोनॉमी डेवलप भी हो रही है, बट जॉब जो उस प्रोपोर्शन में इंक्रीमेंट नहीं हो रही है, जॉबलेस ग्रोथ कहा गया है। इंडिया में बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम की सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, और ऐसे में अगर इकोनॉमी जो है बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है जहाँ पे जॉब क्रिएट नहीं हो पा रहा, तो देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आने वाले टाइम पे और बढ़ने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट हमारा दो और आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है कि कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स और इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का क्या मतलब है। देखिए कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, अभी हमने देखा कैजुअल वर्कर कौन होते हैं, जो रेगुलर बेसिस पे इनको सैलरी नहीं मिलती, ये कैजुअली इनको ओकेजनली काम मिलता है, कोई तरह कोई बेनिफिट इनको नहीं मिलती है। तो अब हमारे इकोनॉमी के अंदर, देश के अंदर हो क्या रहा है कि बेसिकली जो एक प्रोसेस चल पड़ा है कि जिसमें लोग जो है मूव करते फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रेगुलर एम्प्लॉयमेंट से कैजुअल वर्क में। ये जो एक कैजुअल वर्कर्स की जो नंबर्स है उतनी ज्यादा इंक्रीमेंट हो रही है कि लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को छोड़कर या कैजुअल वर्कर्स जो है वो धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, कैजुअल वर्कर्स बन रहे हैं। तो ये जो एक प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। क्योंकि आपने देखा है कि बहुत सारे जो फॉर्मल सेक्टर्स हैं वहां पे जॉब नहीं हो पा रहे हैं, जो बहुत सारे जो हमारे यहाँ पे जो लेबर है, एग्रीकल्चरल लेबर, बेसिकली वहां पे इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, पूरे साल भर काम नहीं मिल पा रहा है, तो वो ऐसे में क्या करते हैं, वो कैजुअल वर्कर बनकर वो काम करते हैं। कैजुअल वर्कर जैसे कि मान लो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वहां पर उनको काम मिल जाता है कुछ टाइम के लिए, फिर कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाता है, उनका काम चला जाता है। तो ये जो एक वर्कर्स का जो एक सिस्टम पड़ रहा है, प्रोसेस स्टार्ट हो गया, दिस इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। दूसरा इनफॉर्मलाइजेशन वर्कफोर्स। तो पहले इसको हमें फॉर्मल इनफॉर्मल वर्ड को समझना पड़ेगा, फिर हमको इनफॉर्मलाइजेशन वर्कफोर्स समझ में आएगा। तो देखिए फॉर्मल सेक्टर या आपने ऑर्गेनाइज सेक्टर 10th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो फॉर्मल या ऑर्गेनाइज सेक्टर होते क्या है कि वो पब्लिक या प्राइवेट एंटरप्राइजेस जहां पर 10 से ज्यादा लोग जो है बेसिकली वहां पर काम करते हैं, लेकिन मोर देन 10 हायर वर्कर्स, इसे हम फॉर्मल सेक्टर्स कहते हैं। यहाँ पर जो फॉर्मल सेक्टर्स होते हैं इसमें वर्किंग आवर्स फिक्स होते हैं, ओके, उनकी बहुत तरह के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, प्रोविडेंट फंड हो गया, पेंशन हो गए, इनके अपने ट्रेड यूनियंस होते हैं जो अपनी बातों को मनवा सकते हैं, इनके काम के स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर्स होते हैं उसमें वो सारे जो एंटरप्राइजेस आते हैं जिसके अंदर लेस देन 10 वर्कर्स। तो अपने आसपास देखा होगा ऐसे छोटे छोटे बिजनेसमैन है या छोटे छोटे यहाँ पर किराने की दुकान है, शॉप्स है जहाँ पे लेस देन 10 वर्कर्स काम करते हैं, वो सारे क्या हो गए आपके अनऑर्गेनाइज्ड इनफॉर्मल सेक्टर। तो यहाँ पे वर्कर्स की जो है वर्किंग आप फिक्स नहीं होती। देखा होगा आपने
कि आपके आसपास छोटे मोटे जो किराने की दुकान होती है, सुबह आता है 7 बजे दुकान खोलता है, रात के 9-10 बजे तक वो काम को करता रहता है, 15-15 घंटे उनसे काम लिया जाता है। कोई ओवर टाइम का पैसा नहीं मिलता, कोई संडे हॉलीडेज नहीं होती, कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स उनको नहीं मिलते, उनको कोई किसी तरह से कोई कंपनसेशन नहीं मिलता, कोई नोटिस देकर उनको निकाला नहीं जाता। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर में जो वर्कर्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, लेकिन ना प्रेजेंट उनकी सिक्योर होती है ना उनकी फ्यूचर सिक्योर होती है। तो ये जो इनफॉर्मल सेक्टर होते हैं यहाँ पे वर्कर्स बेचारे, लेकिन मजबूरी में उनको कहीं और काम मिलता नहीं है। फॉर्मल सेक्टर जो है धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, उनके नंबर्स उतना जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहे, तो लोग जो है इस तरह के वर्कर्स बनना पसंद कर रहे हैं। तो ये जो इनफॉर्मलाइजेशन है, कह रहे हैं सिचुएशन जहां पे प्रोपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स इन इनफॉर्मल सेक्टर में टोटल वर्कफोर्स का मोस्ट ऑफ द वर्कर, ज्यादा जो नंबर ऑफ वर्कर्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, इनफॉर्मल वर्कर्स में काम बनकर काम कर रहे हैं। तो ये जो एक प्रोसेस चल पड़ा है दैट इज इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स। तो आपको समझ में आ गया कि इनफॉर्मल सेक्टर में जो टोटल पॉपुलेशन के ज्यादा जो नंबर ऑफ वर्कर्स है वो धीरे धीरे जो मूव कर रहे, शिफ्ट हो रहे, तो इस प्रोसेस को कहा गया इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स। आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आपका मेन टॉपिक जो है व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। देखो एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो, कोई भी कोई एक ऐसा काम करो जिससे पैसा कमा रहे हो, जैसे एम्प्लॉयमेंट, चाहे वो खुद का काम हो चाहे वो किसी और के पास जाके हम काम कर रहे हो। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब बिल्कुल उसका ऑपोजिट होता है, नाम से समझ आ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का एक सिचुएशन जहां पे कह रहे हैं पीपल विलिंग टू, लेकिन काम करना चाहते भी हैं, एबल टू वर्क, काम करने के लायक भी है, एग्जिस्टिंग वेज रेट, एग्जिस्टिंग मतलब होता है अभी करंट जो वेज रेट चल रहा है, बट फिर भी उनको काम नहीं मिल रहा है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर है, इतने सारे जो बच्चे हैं हर दिन ग्रेजुएट होते हैं, कोई ना अच्छी डिग्री लेते हैं, बट यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी ना होने के कारण उनको जॉब नहीं मिल रहा है। वो काम करने की एबल भी है, यानी कि उनमें एबिलिटी भी है, विलिंग भी है, काम करने की चाह भी है, एग्जिस्टिंग रेट पे काम करने को तैयार भी है, बट फिर भी उनको काम नहीं मिल रहा है, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। ये तीनों चीजों का आपको ध्यान में रखना है। एक पर्सन है, मान लीजिए उसमें विलिंग ही नहीं है, काम करना ही नहीं चाहता, तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं है। एक पर्सन है जो एबल ही नहीं, काम कर ही नहीं सकता, वो भी अनएम्प्लॉयड नहीं है। या एक पर्सन है मान लीजिए वो एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करने चाहता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक ग्रेजुएट बंदा है, अभी उसकी वेज रेट चल रही है 30,000 रुपए मार्केट में, कि उसको 30,000 रुपए सैलरी मिलेगी, बट उसकी कंडीशन क्या है कि अगर उसको 50,000 रुपए सैलरी मिलेगी, एक घर मिलेगा, एक गाड़ी मिलेगा, तो ही वो ऑफिस आएगा काम करने के, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो सीधी सी बात है वो जॉबलेस नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, वो काम ही नहीं करना चाहता। समझ आए कि नहीं? जो आपकी वेज रेट मार्केट में चल रही है, जो करंट वेज रेट है, उस पर काम करने को आप तैयार होना चाहिए, फिर भी आपको काम नहीं मिले, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। ये तीन चीजों को आपको कंसिडर करना है। अब यहाँ पे बता रखा है टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखो हमने बचपन में बहुत तरह के टाइप्स पढ़े थे, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पे भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं। जो कुछ ऐसे स्पेसिफिक अनएम्प्लॉयमेंट होती है जो आपको केवल और केवल गाँव में, रूरल एरिया में देखने को मिले। कुछ भी स्पेसिफिक जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो आपको शहरों में, बड़े बड़े शहरों में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो जितने भी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो हम यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं छुपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। इस तरह के जो बेरोजगारी है बेसिकली आपको रूरल एरियाज में और एग्रीकल्चर सेक्टर में ही आपको देखने को मिल सकता है, और फैक्ट्रीज में या अर्बन शहरी इस जगह पे आपको देखने को नहीं मिल सकता। तो ये कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट होता है? जहां पर बेसिकली जो वो जितने हमें नंबर ऑफ वर्कर्स की जरूरत होती है उससे मोर नंबर ऑफ पर्सन जो है यहाँ पे काम पे जॉब में आपको दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक जगह है, पीस ऑफ लैंड है, वहां पे 4 वर्कर्स की जरूरत है, पर वहां पे एक्चुअल में 6 लोग काम करे। अगर हम 2 लोग जो है सरप्लस उनको हम वहां से हटा भी ले तो प्रोडक्शन में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। बट कोई और काम ना होने के कारण अब घर में कोई दूसरा काम भी नहीं है, तो क्या घर के लोग बोलते चल भाई तू भी उसी खेत में जाकर काम कर ले। तो ओवर ऊपर से क्या लग रहा है कि 6 लोग वहां पे काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन बट उतनी ही है जितने 4 थे, अभी 6 के आने से प्रोडक्शन में कोई इंक्रीमेंट नहीं है। तो 2 लोग जो वहां पे एक्स्ट्रा है जिनकी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और ये केवल केवल शहरों में आपको नहीं मिलेगा, केवल गांव में आपको मिलेगा। दूसरा है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी आपको जो है बेसिकली गांव में मिलेगा। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपने देखा होगा एग्रीकल्चर बेसिकली सीजन पे बेस्ड होता है। पर्टिकुलर टाइम पे चावल होती है, चलो जी चावल का खेती हो गया, उस टाइम पर वो काम मिल गया और उसके बाद वो जॉबलेस हो गए। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कह रहा है कि विच पर्सन आर एबल टू विलिंग वर्क एट द प्रीवियस वेज रेट बट फेल टू गेट वर्क। ओपन एम्प्लॉयमेंट बच्चा काम करने को तैयार है बट उसके पास काम नहीं है, इसलिए क्या है वो अनएम्प्लॉयड है। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है ये आपको शहरों में मिलेगा, जिस तरह से नंबर ऑफ इंडस्ट्री डेवलप होना चाहिए था, लेकिन वहां पे जो हमारे इकोनॉमी की जो स्लो रेट ऑफ
इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जिसके कारण जो है नंबर ऑफ इंडस्ट्री इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हो पाई कि लोगों को जॉब इंडस्ट्री में मिल सके, उसे इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, इंडिया में सबसे ज्यादा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलेगा। क्या है, रैपिड एक्सपेंशन ऑफ जनरल एजुकेशन। देखो हमारे यहाँ पे क्या है, लोग डिग्री ओरिएंटेड एजुकेशन लेते हैं, जहां पर होता क्या है कि आपको लाखों बच्चे, हजारों बच्चे आपको दिखते हैं कि भैया बी.कॉम कर गए, बी.ए कर गए, एम.ए कर गए, एम.कॉम कर गए। बट जनरल एजुकेशन इससे होती है कि इससे आपको मार्केट में जॉब नहीं मिलती, उनको टेक्निकली या वोकेशनली एजुकेशन जो है वो उनको प्रोवाइड नहीं किया जाता, और जब मार्केट में वो जॉब के लिए जाते तो वो जॉब के लिए परफेक्ट नहीं बन पाते, और जिसके कारण पढ़े लिखे लोग जो यहाँ पे अनएम्प्लॉय हो रही है। नेक्स्ट है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या कह सकते हैं, बेसिकली टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि जैसे कि मान लो कि एक जॉब से निकलकर दूसरे जॉब के बीच में जो आप कुछ टाइम के लिए अनएम्प्लॉयड रहते हैं, वेरी शॉर्ट टाइम के लिए होता है, टेम्पररी होता है, उसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि यहाँ पर बेसिकली आपको ध्यान रखना है जिसमें एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्कर्स की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे देश में पहले टाइपराइटर चलता था, पर सडनली कंप्यूटर आ गया, तो जो लोग जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, तो वो लोग क्या उस टाइम कुछ टाइम के लिए जॉबलेस हो गए, जब तक कि वो पर्टिकुलर जो चीजें हैं उसको सीखना ना, समझना ले, तब तक उनके पास काम नहीं होता। तो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर, समझा। कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्कर्स की डिमांड होती है कि स्पेशली जो मशीन है, टेक्निक है, उसको चला सके, बट अभी उनके पास नॉलेज नहीं, क्योंकि उनकी नई चीज है, तो प्रॉपर उनको कुछ टाइम के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। तो इन बिटवीन जो जॉबलेस रहते हैं उसे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। टेक्नोलॉजी के कारण बेसिकली ये होते हैं। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट हर एक देश में देखने को मिलता है, चाहे वेल डेवलप अमेरिका जैसा देश हो, चाहे वो डेवलपिंग देश हो, चाहे बैकवर्ड कंट्रीज हो। साइक्लिक मतलब होता है हर एक जो मार्केट फेजेस होते हैं, जैसे बूम पीरियड आता है, बहुत तेजी होती है, मोर प्रोडक्शन, जब ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, ज्यादा डिमांड हो रही है, तो लेबर्स की भी, वर्कर्स की भी डिमांड बढ़ जाती है, उस टाइम उनको जॉब मिल जाता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, डिमांड्स घटती जाती है, डिप्रेशन आ जाता है, कई बार मंदी का टाइम आ जाता है, लेस प्रोडक्शन, लेस डिमांड, तो उस टाइम पे उनको जॉब से निकाल दिया जाता है। फिर इसका सीजन आता है, तो ये जो साइकिल घूमता रहता है, तो इसके कारण जो जॉब बढ़ती और घटती रहती है, उसे साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट कहती है। तो दीज आर दी टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, स्पेसिफिक इसमें आपको समझ नहीं आया। नेक्स्ट है हमारे देश में कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हर साल सरकार आती है, बड़े सारे प्रोग्राम्स बनते हैं 5 ईयर प्लानिंग में, नंबर ऑफ जॉब को क्रिएट करने का। कोई भी सरकार जब नया इलेक्शंस होते हैं तो भाई आपसे वादा किया आता है, हम 2 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 50,000 लोगों को रोजगार देंगे। बट एक्चुअली होता है क्या है कि 5 ईयर प्लान को हम देखेंगे एंड में कि जितने लोग पहले जॉबलेस थे उससे कई ज्यादा जॉबलेस पर्सन हो जाते, ताकि रीजन क्या हमारे देश में कि आजादी के इतने साल के बाद भी हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कमी नहीं आ रही है। तो सबसे पहला रीजन है स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए जब तक इकोनॉमी की डेवलपमेंट तेजी से नहीं होगी, तो सीधी सी बात है जॉब कैसे क्रिएट होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी इकोनॉमी की डेवलपमेंट जो है बढ़ानी पड़ेगी, जीडीपी बढ़ाना पड़ेगा, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज को लगाने पड़ेंगे, डाइवर्सिफिकेशन करनी पड़ेगी, ताकि हर एक अलग अलग सेक्टर्स में बहुत सारे जो जॉब है उसको क्रिएट किया जा सके। दूसरा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, सरकार कुछ भी कर ले, जब तक इस बढ़ती हुई जनसंख्या को सरकार कंट्रोल नहीं कर पाएगी, तब तक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इन सारे प्रॉब्लम्स को जो है एक ही मेन रूट है, जड़ है, वो है बढ़ती रेट से पॉपुलेशन। तो अब जो है टाइम आ गया है कि अब पॉपुलेशन पे एक स्ट्रिक्ट कानून बनाया जाए, और ताकि आपको पता है कि चाइना भी बहुत बैकवर्ड था, पिछड़ा हुआ था, उसकी इकोनॉमी अपने पोल साइंस में परी होगी, लेकिन उसके स्ट्रिक्ट पॉलिसी के कारण आज वो अमेरिका को टक्कर देने की क्षमता रहता है। सबसे पहले उनके पॉपुलेशन को कंट्रोल किया गया। तो भारत सरकार को भी कहीं ना कहीं अब स्ट्रिक्टनेस होना पड़ेगा, जनसंख्या कंट्रोल का जो लॉ है उसको पास करना पड़ेगा, ताकि जो सरकार की जो पॉलिसी है वो बेकार ना जाए। जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगा तब तक देश में किसी तरह की जो प्रोग्राम पॉलिसी सक्सेसफुली रन नहीं किया सकता। तीसरा, अंडर डेवलपमेंट एग्रीकल्चर। देखिए हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, आज भी जिस तरह की टेक्नोलॉजी यूज होना चाहिए, जिस लेवल पे काम करना चाहिए, उस तरह की चीजें नहीं हो पा रही है। अभी भी लोग जो है सब्सिस्टेंस फार्मिंग यानी कि अपनी जरूरतों के लिए फार्मिंग कर रहे हैं, छोटे लेवल पे कर रहे हैं, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के कारण कर रहे हैं। स्टिल मोस्ट ऑफ द फार्मर डिपेंडेंट ऑन मानसून फॉर एग्रीकल्चर, सॉरी इरिगेशन के लिए अभी भी मानसून पे डिपेंडेंट है। इस तरह की जो अगर एग्रीकल्चर सिस्टम होगी तो सीधी सी बात है वहां पे जॉब क्रिएट नहीं किया जाता है। जैसे अमेरिका, कनाडा में देखते हो आप लोग, जो साइंटिफिक टेक्निक से क्या आता है, जहां पर कम लोग से भी जो है ज्यादा से ज्यादा लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह के एग्रीकल्चर सेक्टर को हमें क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। और द डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। अभी जो हमने कहा कि जो हमारे देश में जो एजुकेटेड लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट है, उसका मेन रीजन है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम है वो डिफेक्ट है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो जनरल एजुकेशन है उस पर फोकस दिया जाता है, लर्निंग पे फोकस किया जाता है। ठीक है, आपने लर्न लिया कि कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, उसको कैसे दूर किया जाए, लेकिन सच मान लो क्या इससे
अब जॉब में जाते हो, कहीं काम पे आते हो, तो क्या इससे आपको कोई फ़र्क पड़ता है? जी नहीं। तो आपको रटी-रटाई जो पढ़ाई भी आती है, किसमें कोई टेक्नोलॉजिकल कोई नॉलेज नहीं आता, कोई आपको टेक्निक नहीं सिखाया था, कोई वोकेशनल एजुकेशन नहीं दिया था। तो वास्तव में क्या होता है कि हम पढ़ाई करके डिग्री तो ले लेते हैं लर्न करके, चाहे नकल मार के, जैसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आजकल भी बड़ा ट्रेंड में है। ये प्राइवेट स्कूल के अंदर टीचर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देती है, बच्चा उसको लर्न लेता है और एग्जाम में लिख के आता है, टॉप भी कर जाता है। लेकिन ऐसी पढ़ाई सिस्टम से क्या आप वास्तव में, क्या आप जॉब में, क्या आपको इससे कोई बेनिफिट हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो इस तरह की जो एजुकेशन सिस्टम है उसको खत्म किया जाए और जो टेक्निकल बेस्ड है, वोकेशनल एजुकेशन है, उसको प्रमोट किया जाए ताकि लोगों को जॉब उससे मिल सके। नेक्स्ट है इसमें स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि जितने नंबर ऑफ इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप होने चाहिए, क्योंकि एक इंडस्ट्री ना जाने कितने सारे एम्प्लॉयमेंट को लाता है। हमारे देश में जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप होगी, जुड़ेगी, तो उस हिसाब से जो इंडस्ट्री में डेवलपमेंट नहीं आई, ग्रोथ नहीं आई है, तो ये एक रीजन है। डिक्लाइन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, पीछे भी आपने देखा था कि जो बड़े बड़े स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं वहां पे टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, मशीनरी का यूज किया जाता है, वो इतनी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं करते। यहाँ पे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री होते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं, जॉब ओरिएंटेड होते हैं। इसमें जो ज्यादा जॉब, लोगों को जॉब मिलता है। आपको पता होगा जितनी इन्वेस्टमेंट करके बड़े इंडस्ट्री में एक लोग को जॉब मिलेगा, उतने में यहाँ पे 14 लोगों को जॉब मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे-धीरे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री है, उसको खत्म किया जा रहा है। तो रूरल एरियाज़ में लोगों के पास एक ही ऑप्शन बचता है जॉब के लिए, वो एग्रीकल्चर। वो एग्रीकल्चर भी डेवलप नहीं है, तो इसीलिए बेसिकली रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रही है। फॉल्टी प्लानिंग का मतलब है कि कई बार जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, वो क्यों देखते हैं? यानी कि कितने हमें वर्कर्स की ज़रूरत है, किस टाइप के वर्कर्स की ज़रूरत है, ये हम ठीक से प्लान नहीं कर पाते, जिसका रीज़न क्या होता है, कई बार आपको ओवर या अंडर एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। तो ये सारे उसके रीज़न हैं। अब रीज़न जो है वही उसका सॉल्यूशन है। अगर हमें कारण पता चल जाए कि भैया ये कारण है, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, वही सारे प्रॉब्लम को दूर कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो अपना भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएँगे। जैसे अभी हमने देखा कि हमारे देश में जो है इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, कह रहे हैं कि ग्रोथ, जीडीपी को बढ़ाएँगे, जीडीपी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो सीधी-सी बात है जॉब क्रिएट्स होंगे। दूसरा हमने पढ़ा कि पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा रीज़न है, तो पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाएगा, ताकि सरकार इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर सके। देखो अवेयरनेस से बहुत काम हो गया, लोग अवेयर बिल्कुल नहीं हो पा रहे, तो अब टाइम क्या है कानून बनाने का, ताकि लोग जो है इसको सच में स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकें। नेक्स्ट है कि अभी देखा आपने कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अंडर डेवलप है, तो उसको डेवलप किया जाए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को इंक्रीज किया जाए। सरकार उसमें बहुत तरह की बेनिफिट दे सकती है, बहुत तरह की सब्सिडीज दे सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाए ताकि और ज्यादा जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स है हमारे देश में आ सके, क्योंकि देखो कोई भी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स आता है वो तभी यहाँ पे आएगा जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास का होगा। चाइना के अंदर मैंने देखा सबसे पहले जो एफडीआई है, क्यों आए, क्योंकि वहां पे जो ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी ट्रांसपोर्ट है, पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा पहले से डेवलप है। तो भारत सरकार को भी इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स लॉन्च करने पड़ेंगे, जहां पर लोगों को ट्रेन किया जाएगा जॉब के लिए, फ्यूचर के लिए। साथ ही साथ बहुत सारे जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी क्रिएट किएगी सरकार, बहुत तरह की, इस तरह की खैर सरकार ने इनिशिएटिव्स भी लिए, जहाँ पे अगर आपके पास कुछ आइडियाज हो तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो खुद को तो जॉब देते ही हो, प्लस 4 और लोगों को आप जॉब दे सकते हो। तो इस तरह से जॉब को क्रिएट और ज़्यादा किया जा सकता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म किया जाए। मैंने कहा रटने वाली जो एजुकेशन सिस्टम है, अब उसको खत्म किया जाए, जो प्रैक्टिकल एजुकेशन कराया जाए, जो वास्तव में जॉब के लिए या वास्तव में जो प्रैक्टिकली चीज़ है कि चाइना के अंदर एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा, मैंने बताया ना, वहाँ पे बच्चों को रटाते नहीं, प्रैक्टिकली हर चीज़ करके दिखाते हैं, ताकि जब बच्चा स्कूल के बाद जब जॉब के लिए जाता है, मार्केट में जाता है, तो उसको पता होता है काम को करना कैसे। ये जो ट्रेनिंग है बच्चों को, वो एजुकेशन के साथ-साथ ये देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बच्चा कल को जो मार्केट में उस काम को प्रॉपर्ली हैंडल कर सके, कर सके। तो ये सारे कॉमन मेजर्स हो गए। अब आपको पता है सरकार के द्वारा भी बहुत सारे प्रोग्राम पॉलिसी चलाए गए ताकि लोगों को काम मिल सके, जिसमें स्किल्ड, अनस्किल्ड, ट्रेन्ड, अनट्रेन्ड हर तरह के जो लेबर्स है उनको जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश की गई है। उसी तरह से इसमें एक है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ये बेसिकली जो अनएम्प्लॉयड और जो अनस्किल्ड, अनट्रेन्ड वर्कर्स के लिए, जैसे कि आपके यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन बेसिकली होता है, कि अगर उसमें कोई भी पर्सन जो है अगर अपने आप को अनएम्प्लॉयड है, काम नहीं है, वो रजिस्टर कराता है और सरकार की तरफ से उसको 100 डेज, पूरे 365 दिन में से 100 दिन की रोजगार गारंटी दी जाती है। अगर सरकार नहीं दिला पाती तो उसको अनएम्प्लॉयड अलाउंस मिलता है। समझ में? तो इस तरह से सरकार कोशिश करेगी कि रूरल एरियाज में जो है लोगों को जॉब मिल सके। दूसरा है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। तो इस तरह के 2-3 आपको नाम याद करने पड़ेंगे। उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट है, मैंने बताया ना, मनरेगा जिसे बोलते हैं, महात्मा गांधी वाला वही
जो है वो आपको अच्छे से करना है, जिसमें 100 डेज की जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए उनको किया जाता है। तो ये आई होप आपको समझ में आएगा। इतने ही जो मेन टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जो फिगर्स हैं, डेटा है, वो आपको रीड करना है आपको समझने के लिए, ताकि आप उसको और ज्यादा वर्ड्स में अच्छे से एक्सप्लेन कर सको। बट बहुत रेयर इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, बेसिकली ये जो क्वेश्चंस है उनको आपको अच्छे से समझ के करना है। फिर भी कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं।